नेक्स्ट टॉपिक इज सरफेस टेंशन। ठीक है, तो सरफेस टेंशन समझने के लिए बच्चे लोग कुछ डेफिनेशन समझने बहुत जरूरी होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सरफेस टेंशन समझने के लिए उसके लिए कुछ बेस प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग, जिसमें कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस डेफिनेशंस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता क्या है? देखो, अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो जितने भी आपको सब जगह देखोगे ना, तो यू विल सी मैटर एंड एवरी मैटर कंप्राइजेज ऑफ मॉलिक्यूल्स। सब जगह आपको क्या दिखेगा? मैटर दिखेगा। और मैटर्स में क्या होते हैं बच्चे लोग? मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो जिस फोर्स के साथ ये अट्रैक्ट करता है उस फोर्स को क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स किसके अंदर होते हैं? मॉलिक्यूल्स बेसिकली किसके अंदर होते हैं? मैटर्स के अंदर होते हैं। सो आई विल राइट हियर every matter consists of molecules। हर मैटर के अंदर क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होते हैं। सही है बच्चे लोग? दिस मॉलिक्यूल्स attracts each other। ठीक है, और इनके बीच में जो फोर्स होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इस फोर्स को बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? मॉलिक्यूल्स के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस फोर्स को क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये दो तरीके के होते हैं। दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इट कुड बी कोहेसिव फोर्स, इट कुड बी एडिसिव फोर्स। तो नेक्स्ट हमने बात करना है टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो एज आई टोल्ड यू, वेरी फर्स्ट टाइप इज कोहेसिव फोर्स। अब ये कोहेसिव फोर्स क्या होता है? कोहेसिव फोर्स, अभी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का टाइप तो है, ये तो पता चल गया, लेकिन है क्या? देखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में हमने बोला कि मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। लेकिन अब ये मॉलिक्यूल्स किसके हैं? मैटर है, मैटर तो सब है। ठीक है, ये मार्कर भी मैटर है, मेरा हाथ भी एक मैटर है, सबके अपने अपने मॉलिक्यूल्स है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हमने बोल दिया मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मैटर के, उसके बीच में। लेकिन किसके? मैटर के। अलग अलग मैटर के भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, सेम मैटर के भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, है ना? तो इसके हिसाब से कोहेसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स दो तरीके होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के। अब ये कोहेसिव फोर्स मतलब क्या? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। सेम मैटर के या सेम सब्सटेंस के अगर मॉलिक्यूल्स है और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसको क्या बोला जाता है? कोहेसिव फोर्स बोला जाता है। सो आई विल राइट हियर, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the molecules of the same substances। ठीक है, सेम सब्सटेंस के दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कोहेसिव फोर्स। ठीक है, अगर कोहेसिव फोर्स का मैं एग्जांपल दूं तो इसका एग्जाम्पल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मर्क्यूरी मॉलिक्यूल्स। जो मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स होते हैं
वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं। तो सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के साथ एक मर्क्यूरी का मॉलिक्यूल दूसरे मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल के साथ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। तो मर्क्यूरी मर्क्यूरी तो सेम ही हुआ ना, तो मर्क्यूरी का एक मॉलिक्यूल दूसरे मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। मतलब सेम सब्सटेंस के अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन, दैट इज कोहेसिव फोर्स। मर्क्यूरी बोला, मैं ये भी बोल सकता हूँ बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वाटर में भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, कोई भी दो वाटर के मॉलिक्यूल अगर आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो भी क्या है, कोहेसिव फोर्स है, दैट इज कोहेसिव फोर्स। नेक्स्ट इज एडहेसिव फोर्स। अब देखो इसमें क्या बोल दिया बच्चों लोग, इसमें हमने बोल दिया बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो क्या है, कोहेसिव फोर्स है। लेकिन अगर अलग अलग सब्सटेंसेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसको क्या बोला जाता है, एडहेसिव फोर्स बोला जाता है। सो व्हेन आई से एडहेसिव फोर्स, इट इज द फोर्स ऑफ attraction between the two molecules of different substance. Between the two molecules of different substances. अगर अलग अलग सब्सटेंसेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, अलग अलग सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसको क्या बोला जाता है, एडहेसिव फोर्स बोला जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड ग्लास मॉलिक्यूल। मतलब बच्चे लोग अगर एक ग्लास में पानी लेते हो, पानी पी जाओ, एक ग्लास खाली कर दो तो भी आप देखोगे तो उसके अंदर की तरफ क्या होता है, वो वेट होता है, गीला होता है। इसका मतलब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो किधर न किधर ग्लास को क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए, इसलिए वो गीला रह गया अंदर। सही है, दैट इज नथिंग बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड ग्लास मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर आपको पसीना आ रहा है, स्वेट आ रहा है, तो अगर आप उसको इफ यू ट्राई टू वाइप विथ योर हैंड तो हैंड पे भी क्या हो जाएंगे, वो स्वेट आ जाएगा। दैट मीन्स अगेन देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, स्वेट क्या है, वाटर का ही फॉर्म है, और हैंड मॉलिक्यूल। तो अलग अलग सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हो, एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, कोहेसिव में ऐसा नहीं होता है, आप बोलोगे फिर हर चीज अट्रैक्ट होगी आपके हाथ को तो सब एडहेसिव हो गया, ऐसा नहीं है। आप मर्क्यूरी की अगर एग्जांपल करते हैं ना बच्चे लोग, मर्क्यूरी को अगर आप हाथ में लोगे तो यू विल नॉट फाइंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मर्क्यूरी मॉलिक्यूल एंड हैंड मॉलिक्यूल। मर्क्यूरी हाथ में आते ही नहीं। ठीक है, ना ही मर्क्यूरी को ग्लास में डाल के पोर करोगे तो ग्लास में कुछ उसके ट्रेसेस रहेंगे, नहीं। ठीक है, तो कोहेसिव मतलब दो सेम सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एडहेसिव मतलब दो अलग अलग सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये एडहेसिव फोर्स हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड ग्लास मॉलिक्यूल। ठीक है, अब तीसरा चीज, ये तो समझ में आ गया बच्चा लोग कि सरफेस टेंशन समझना है तो उसके लिए क्या चाहिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया। बोला कि जितने भी मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज नथिंग बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंसेस की भी हो सकते हैं, अलग अलग सब्सटेंसेस की भी हो सकते हैं। सेम सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, देन वी कॉल इट एज कोहेसिव फोर्स। एग्जांपल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मर्क्यूरी मॉलिक्यूल्स। और अगर अलग अलग सब्सटेंसेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है देन वी कॉल इट एज एडहेसिव फोर्स। सही है, एग्जांपल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड ग्लास मॉलिक्यूल, अलग अलग है ना। तो बिटवीन सेम सब्सटेंस कोहेसिव, बिटवीन अनदर सब्सटेंस एडहेसिव, लेकिन है क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब मेरा ये मानना है, ये क्वेश्चन आप लोगों से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सेम हो या अलग हो बात की बात है, सेम है तो कोहेसिव, अलग अलग है तो एडहेसिव, मतलब दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि दो मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे, कहीं पे भी रहेंगे तो करेंगे क्या। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, मैग्नेट। आपको पता है मैग्नेट जो होते हैं वो दो मैग्नेट लू तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अनलाइक पोल्स, बराबर है, ये हमको पता है। इफ आई टेक टू अनलाइक पोल मैग्नेट दे विल डेफिनेटली अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन
ये मैग्नेट में भी कंडीशन है ना बच्चे लोग, अगर एक मैग्नेट लूं मैं इस वॉल पे रख दूं नॉर्थ पोल और एक मैग्नेट साउथ पोल वाला लूं इस वॉल पे रख दूं, तो क्या वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को? नहीं। वो कब अट्रैक्ट करेंगे? व्हेन दे आर क्लोजर टू ईच अदर। सही है। तो उसी तरह ये जो मॉलिक्यूल्स है ये भी जब एक दूसरे को अट्रैक्शन की बात हो रही है, फिर वो चाहिए तो कोहेसिव फोर्स होने दो या फिर वो एडिसिव फोर्स होने दो, ठीक है। वो जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो वो किधर भी रहेंगे तो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो भी एक दूसरे के नजदीक होने चाहिए। तो वो जो नजदीक होना चाहिए, वो जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में जितना होना चाहिए, उस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। सो थर्ड डेफिनेशन इज रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। अब रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स मतलब क्या? जैसे कि मैंने बोल दिया ना, दो मॉलिक्यूल्स या दो मैग्नेट किधर भी रहेंगे तो अट्रैक्ट नहीं करते, एक दूसरे के नजदीक लाने पे ही अट्रैक्ट करते हैं। तो कितना नजदीक लाने का, कितना दोनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है कि वो दोनों क्या करे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, उसको बोला जाता है रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। द मैक्सिमम, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस between the two molecules in which the force of attraction is present। कितना दोनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए? मिनिमम बोले तो चिपक ही जाएगा, मिनिमम क्या होगा? दोनों एक दूसरे को जॉइंट हो जाएगा तो अट्रैक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम कितना होना चाहिए? अब दो मैग्नेट लिया, जॉइंट हो गया, बराबर है। दो मैग्नेट लिया, जॉइंट हो गए। अब मैं उनको क्या कर रहा हूँ? धीरे धीरे दूर कर रहा हूँ। अभी भी जॉइंट हो रहा है, अभी भी जॉइंट हो रहा है, अभी भी जॉइंट हो रहा है, अभी तक जॉइंट हो रहा है। अब इसके बाद करूंगा तो जॉइंट नहीं होगा, तो ये क्या हो गया? मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो कितना मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कि वो एक दूसरे को क्या करे? अट्रैक्ट करे, ठीक है। उस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। फिर वो कोहेसिव फोर्स हो या एडिसिव फोर्स हो, मतलब सेम सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करे या अलग अलग सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करे। करेंगे कब? जब वो रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस में रहेंगे तभी अट्रैक्ट करेंगे, अदरवाइज वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया? तीन डेफिनेशंस पढ़े, 3 से 4 डेफिनेशन। सबसे पहला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, फिर उसके टाइप कोहेसिव फोर्स, एडिसिव फोर्स, और फिर रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। कोहेसिव फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। एडिसिव फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। कोहेसिव हो या एडिसिव हो, मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए दोनों को एक दूसरे के नजदीक होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के रेंज में होना चाहिए ताकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करे। तो वो जो मैक्सिमम डिस्टेंस है जिसमें ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे उसको क्या बोला जाता है? रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज नाउ, इसी को हम आगे लेके जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशंस है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। सो नेक्स्ट डेफिनेशंस को ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब ये होता क्या है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला ना, दो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे नजदीक लाने पे, ठीक है। तो कंसिडर करो कि ये एक मैग्नेट है और ये दूसरा मैग्नेट है। ये इधर उधर रखूंगा तो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, नजदीक लाऊंगा तो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये मैंने नजदीक लेके आ गया। अब इतने डिस्टेंस पे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये एक मॉलिक्यूल सेंटर पकड़ता हूं, ये दूसरा मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इधर से उतने डिस्टेंस पे लाओ, इधर से उतने डिस्टेंस पे लाओ, इधर से उतने डिस्टेंस पे लाओ, आगे से लाओ, पीछे से लाओ, किधर से भी लाओ, उतने डिस्टेंस से हर जगह से वो क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो फिक्स है, फिर वो डायरेक्शन कोई भी उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इमेजिनरी स्फीयर भी है ना, ऐसा ही है। इमेजिनरी स्फीयर क्या है
कि एक मॉलिक्यूल, जैसा मैंने मैग्नेट का एग्जांपल देके इसको सेंटर रखा और इसको घुमाया ना, ठीक है, तो इफ आई कंसिडर वन मॉलिक्यूल एज द सेंटर एंड मॉलिक्यूलर रेंज एज द रेडियस। मॉलिक्यूलर रेंज क्यों रेडियस लिया? क्योंकि रेडियस मॉलिक्यूलर रेंज में ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, तो रेडियस मॉलिक्यूलर रेंज लू तो उस डिस्टेंस में कुछ भी आएगा तो वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। सो इफ आई कंसिडर वन मॉलिक्यूल एज द सेंटर and molecular range as the radius, and if I trace all the possible point around this center, I will trace a sphere। ठीक है, और ये स्पीयर क्योंकि मॉलिक्यूलर रेंज एज द रेडियस लेके बना है, इसलिए इसके अंदर क्या रहेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। तो मैं पहले लिखता हूं फिर वापस से समझाता हूं स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है। इट इज एन इमेजिनरी स्पीयर drawn with molecule as a center and molecular range as the radius। ठीक है, in which the force of attraction is present। इसके अंदर क्या रहेगा बच्चा लोग? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा प्रेजेंट रहेगा। मैं समझाता हूं आपको। ये मॉलिक्यूल है, एज अ सेंटर ले लिया, ठीक है, और मॉलिक्यूलर रेंज को अगर मैं रेडियस ले लूं तो अगर मैं इसको ट्रेस करूंगा तो ये क्या ट्रेस होगा? ये एक स्पीयर ट्रेस होगा इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसको किसी भी डायरेक्शन में, ये मॉलिक्यूल सेंटर हो गया है और ये जो रेडियस है मॉलिक्यूलर रेंज है, तो इस रेंज के अंदर मुझे पता है मॉलिक्यूलर रेंज, अभी मैंने पढ़ा मॉलिक्यूलर रेंज बोला तो वो डिस्टेंस जिसके अंदर क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। तो ये मॉलिक्यूल का ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो गया। अब इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में कोई दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तो रेंज के अंदर होगा, क्योंकि रेडियस बोला तो मॉलिक्यूलर रेंज दिया, रेंज के अंदर होगा तो दूसरा मॉलिक्यूल इसको क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट होगा। अगर इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर कोई मॉलिक्यूल है तो रेंज रेडियस के बाहर है तो ये अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो एक है इमेजिनरी स्फीयर बन जाएगा अपने आप, ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है ना। ये मॉलिक्यूल को सेंटर ले लिया, अब इसको आप, ये रेडियस है समझो, ये जो मार्कर का लेंथ है ये रेडियस है और ये जो है ये मॉलिक्यूल है। अब इसको आप किसी भी डायरेक्शन में आप क्या करो? घुमाओ, ठीक है। अब किसी भी डायरेक्शन में घुमाओगे, ट्रेस करोगे तो वो क्या बनेगा? एक इमेजिनरी स्फीयर बनेगा। दैट इज नथिंग बट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। मैं फिर से रिपीट करता हूं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एक इमेजिनरी स्फीयर है जिसमें मॉलिक्यूल को एक सेंटर लेना है और मॉलिक्यूलर रेंज को रेडियस लेना है और उसको ट्रेस करना है। तो ट्रेस करेंगे सब डायरेक्शन से तो क्या बनेगा? वो एक 3 डायमेंशन स्फीयर बन जाएगा। उस स्फीयर को क्या बोलते हैं? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको बनाया गया है मॉलिक्यूलर रेंज एज अ रेडियस लेके और मॉलिक्यूलर रेंज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। तो अब इस स्फीयर के अंदर ये जो सेंटर वाला मॉलिक्यूल है ये इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहलाएगा। अब इस स्फीयर के अंदर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आता है तो वो सेंटर वाले को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सो दिस इज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के बाद हमने पढ़ना है सरफेस फिल्म। ठीक है, सरफेस फिल्म क्या है मैं डिफाइन कर देता हूं। इट इज द सरफेस लेयर ऑफ द फ्लूइड विथ थिकनेस equal to the range of molecular force। तो सरफेस फिल्म क्या है? ठीक है, सरफेस फिल्म जो है ना, सरफेस लेयर है फ्लूइड का जिसका थिकनेस क्या होगा? थिकनेस होगा इक्वल टू द रेंज ऑफ द मॉलिक्यूलर फोर्स। इसको समझने के लिए मैं यहां पे कुछ बनाता हूं। मान लो ये पूरा का पूरा फ्लूइड है, ठीक है, ये पूरा का पूरा फ्लूइड से भरा हुआ है। तो ये एक लाइन बनाता हूं मैं, ये सरफेस लूंगा इसको,
इसको हम बोलते हैं एक्स वाई, ठीक है। और नीचे एक और लाइन बना रहा हूं जिसको मैं बोलता हूं वाई डैश एक्स डैश, ठीक है। तो अब अगर सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल है तो ये एग्जैक्टली क्या है, रेडियस है उसका। तो रेडियस होने की वजह से ये रेडियस मतलब क्या है, रेडियस इटसेल्फ इज नथिंग बट रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये रेडियस है तो रेडियस से रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स है। तो ये जो लेयर का डिस्टेंस हो गया एक्स से एक्स डैश और वाई से वाई डैश, ये जो थिकनेस हो गया, इस थिकनेस को बोला जाता है सरफेस प्लेन। सो हियर एक्स एक्स डैश and y dash is called as surface film। तो सरफेस फिल्म बोले तो सरफेस लेयर है, लेकिन इसका थिकनेस कितना होना चाहिए, रेडियस को। अगर आप ध्यान दोगे तो ये क्या है, इतना डिस्टेंस क्या है, रेडियस ही है ना, ठीक है। और रेडियस किसको इक्वल था, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का हमने पढ़ा था, किसको इक्वल था, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स को। तो फिर ये डिस्टेंस एक्स एक्स डैश बोलो या वाई वाई डैश बोलो, ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग, it will become equal to your surface film, ठीक है। after surface film next is surface layer or I will say surface of the liquid, liquid बोलो या fluid बोलो। सरफेस ऑफ द लिक्विड की मैं बात करूं तो ये कुछ नहीं होता है, सरफेस होता है जहां पे, जब हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चालू किया था तो मैंने बोला था फ्लूइड में क्या होता है, जीरो शियर स्ट्रेस होता है। तो जहां पे शियर स्ट्रेस जीरो होगा, ठीक है, सरफेस पे, उस लेयर को क्या बोला जाता है, सरफेस ऑफ द लिक्विड बोला जाता है या फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड बोला जाता है। द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड और फ्लूइड is the layer which has zero shear stress, जिसके लिए shear stress जीरो होता है ना बच्चा लोग, उसको क्या बोला जाता है, सरफेस प्लेन बोला जाता है। तो यहाँ पे देखो ये एक्स वाई, here एक्स वाई is nothing but your surface, that is free surface of fluid। तो ये कुछ डेफिनेशन हमने पढ़े अभी। एक है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, एन इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉन विद मॉलिक्यूल एट द सेंटर एंड मॉलिक्यूलर रेंज एज द रेडियस, ठीक है, इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट, दैट इज नथिंग बट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। फिर सरफेस फिल्म, सरफेस फिल्म जो है ना, सरफेस लेयर का, फ्लूइड का जो सरफेस लेयर होता है उसको बोलते हैं, लेकिन उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, उसकी थिकनेस होनी चाहिए रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स के जो होता है उसको इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। सो इट इज द सरफेस लेयर ऑफ द फ्लूइड विथ थिकनेस इक्वल टू द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। देखो रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स बोला तो रेडियस था स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का, तो ये हाफ ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो हाफ ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का अगर मैं बात करूं तो ये रेडियस हो जाएगा, रेडियस इटसेल्फ इज नथिंग बट द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। सो यहाँ पे एक्स एक्स डैश बोलो या वाई वाई डैश बोलो, ये रेडियस हो गया, दैट इज नथिंग बट रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। तो इतना जो लेयर होता है फ्लूइड का उसको क्या बोला जाता है, सरफेस प्लेन बोला जाता है। और फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड बोला तो ये जो ऊपर का लेयर है ना, जिसके ऊपर जीरो शियर स्ट्रेस होता है, जिसका शेप और साइज इजीली चेंज होता है, ये अपने आप डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं, सरफेस ऑफ द लिक्विड बोलते हैं, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो अब तक हमने जितने डेफिनेशन देखे ना बच्चे लोग, इसमें अभी तक हमने सरफेस टेंशन की बात नहीं की, ठीक है, वी हैवंट टॉक अबाउट सरफेस टेंशन। लेकिन अब हमारा बेस बन चुका है कि हम सरफेस टेंशन के बारे में बात कर सके। तो क्या क्या देखा हमने अब तक, सबसे पहले हमने क्या किया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात की, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बात की, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोला तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, अगर सेम मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स है तो उसको क्या बोलेंगे, कोहेसिव। अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स है तो क्या बोलेंगे, एडहेसिव। लेकिन फोर्स कितने भी डिस्टेंस के लिए नहीं होगा, ये फोर्स जो है एक डिस्टेंस के लिए होगा, दोनों करीब होंगे तब होगा। तो वो जो डिस्टेंस है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस जिसमें दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात की स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की।
अब अगर किसी मॉलिक्यूल को सेंटर बनाओ और रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, वो जो डिस्टेंस है मैक्सिमम डिस्टेंस, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, उसको रेडियस बनाओ और फिर अगर मैं सब डायरेक्शन से पाथ ट्रेस करूं तो क्या बनेगा, एक इमेजिनरी स्फीयर। उस स्फीयर को क्या बोलते हैं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि रेडियस क्या है उसका, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है और इसको अगर रेडियस लेके स्फीयर बनाऊंगा तो ऑब्वियसली स्फीयर में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म की अगर मैं बात करूं तो सरफेस फिल्म क्या है, सरफेस लेयर है फ्लूइड का जिसका थिकनेस रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स को इक्वल होना चाहिए। ठीक है, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स रेडियस है तो एक्स एक्स डैश या फिर वाई वाई डैश जो है वो क्या है, सरफेस फिल्म का थिकनेस है। नेक्स्ट फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड बोलो तो वो लेयर लिक्विड का जिसके ऊपर शियर स्ट्रेस क्या है, जीरो है, दैट इज नथिंग बट एक्स वाई। शियर स्ट्रेस जीरो होना मतलब इट डज नॉट रेजिस्ट एनी डिफॉर्मेशन। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। अभी तक हमने सरफेस टेंशन की बात नहीं की। सरफेस टेंशन के लिए मुझे 2-3 चीजें जरूरी थी, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये सरफेस फिल्म और ये फ्री सरफेस। अब ये मिल चुका है तो अभी हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। देखो अभी हमने सरफेस टेंशन के लिए जो जो चाहिए था, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस चाहिए था, ठीक है, सरफेस फिल्म क्या होती है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड क्या होता है, ये सब डेफिनेशन अब हमने देख ली है। ठीक है, तो अब हम सरफेस टेंशन फिनोमिना समझने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर थियरी। सो कंसीडर अ वेसल और अ कंटेनर फिल्ड विद लिक्विड। ठीक है, लिक्विड ले लेता हूं मैं वाटर। सो कंसीडर अ वेसल filled with water as shown। अब इस पूरे वेसल में वाटर है, ठीक है, अब वाटर के सब जगह पे मॉलिक्यूल्स रहेंगे। अब मैं अपने को सरफेस टेंशन पढ़ना है तो इसके लिए मैं सिर्फ 3 मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करता हूं। पहला मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ए, जो वेल इनसाइड द लिक्विड है, जिसकी वजह से उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पूरा का पूरा अंदर आ रहा है। ठीक है, पानी के अंदर आ रहा है। दूसरा मॉलिक्यूल बी, मॉलिक्यूल बी जो है ना जस्ट बिलो दी फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस दी एक्स वाई है, जस्ट बिलो दी फ्री सरफेस है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल बी लाई इनसाइड द लिक्विड एंड अ स्मॉल पार्ट विल लाई आउटसाइड द लिक्विड। थर्ड आई विल कंसीडर अ मॉलिक्यूल सी which is on the surface of the liquid. Now for molecule C, half of the sphere of influence lies inside the liquid and half of the sphere of influence lies outside the liquid. तो मैंने बच्चे लोग मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन क्या होता है ये समझने के लिए क्या किया है, एक वेसल लिया जिसके अंदर क्या है, पूरा का पूरा वाटर है। जैसे कि मैंने बताया सब जगह वाटर के मॉलिक्यूल है, बट वी विल कंसीडर ओनली 3 मॉलिक्यूल। सो कंसीडर मॉलिक्यूल्स A, B and C at different positions. We are considering it at different positions as shown. ठीक है, तो अब मैं मॉलिक्यूल ए के बारे में बात करता हूं। मॉलिक्यूल ए, अब थोड़ा ध्यान दो बच्चे लोग, मैंने क्या बोला, मॉलिक्यूल ए कहां पे है, पूरा का पूरा अंदर है। सो मॉलिक्यूल ए इज वेल इनसाइड द लिक्विड, पूरा का पूरा क्या है, लिक्विड के अंदर है, जिसकी वजह से क्या हो गया बच्चे लोग, इसका पूरा का पूरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहां पे आ गया, अंदर की तरफ आ गया, पानी के अंदर आ गया। ठीक है, अब पूरा का पूरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पानी में आ गया, तो मैंने भले 3 मॉलिक्यूल लिए हैं, ये, लेकिन आजू बाजू में भी तो मॉलिक्यूल है ना, तब ये पूरा पानी के अंदर आने की वजह से इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जो बाजू के मॉलिक्यूल जाएंगे वो सब क्या करेंगे, उसको इक्वल फोर्स से खींचने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ, या फिर वो सब इसको अट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से, क्योंकि सब बाजू से इक्वल फोर्स होगा, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पूरा का पूरा अंदर है, ठीक है, कोहेसिव फोर्स होगा। कोहेसिव फोर्स क्यों, क्योंकि ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है और दूसरे जो मॉलिक्यूल आजू बाजू में वो भी वाटर की है, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स है, तो बाकी वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से कोहेसिव फोर्स होगा, वो सब इसको इक्वल डायरेक्शन से खींचेंगे, तो इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मॉलिक्यूल कहां पे है, इनसाइड द लिक्विड, पूरा का पूरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है,
अंदर है। पूरा का पूरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अंदर होने की वजह से इसके ऊपर क्या होगा, कोहेसिव फोर्स एक्ट होगा बाकी वाटर मॉलिक्यूल का, जो इसको क्या करेंगे, सब डायरेक्शन से खींचेंगे। अब सब डायरेक्शन से कोहेसिव फोर्स इक्वल एक्ट होगा क्योंकि पूरा का पूरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अंदर है, इसलिए इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 0। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। अब हम इसको लिखते हैं, मॉलिक्यूल ए इज वेल इनसाइड द लिक्विड, इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस lies completely inside the liquid। पूरा का पूरा इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहाँ है, अंदर की तरफ है, लिक्विड के अंदर है, जिसकी वजह से क्या होगा, therefore ये जो मॉलिक्यूल है इसको क्या होंगे, बाकी के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, कोहेसिव फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे सब डायरेक्शन से। Therefore, it is attracted by the cohesive force of water molecules in its sphere of इन्फ्लुएंस। इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या होगा, बाकी के जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और सब बाजू से इक्वली अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। Therefore, the resultant force acting on molecule A is 0। ए के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा बच्चा लोग, 0 होगा। ठीक है, ये हमने ए की बात की, मॉलिक्यूल ए की। अब मॉलिक्यूल बी की बात करते हैं। अब मॉलिक्यूल बी कैसा है, थोड़ा सा लिक्विड सरफेस के अंदर है। ठीक है, इट लाइज जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस। दिख रहा है आपको, ये लिक्विड सरफेस एक्स वाई उसके थोड़ा सा अंदर है। ठीक है, अब थोड़ा सा अंदर होने की वजह से क्या हो गया, पार्ट ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बाहर हो गया। ठीक है, अब जो मेजोरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अंदर है, उधर क्या होगा, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल इसको कोहेसिव फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, और जो बाहर है उधर कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हैं। एयर और वाटर मॉलिक्यूल्स अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, एडिसिव फोर्स होगा। तो यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल का एडिसिव फोर्स होगा और नीचे वाटर मॉलिक्यूल का कोहेसिव फोर्स होगा। अब क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है तो कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, एडिसिव फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो कोहेसिव फोर्स कहां से ज्यादा है, नीचे है ना, ज्यादा है, नीचे वाटर मॉलिक्यूल है, इसलिए इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। ठीक है, समझते हैं और लिखते भी है। सबसे पहले चीज, मॉलिक्यूल बी कहां पे है, मॉलिक्यूल बी इज जस्ट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड के फ्री सरफेस के जस्ट बिलो है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इट्स मेजॉरिटी ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस lies inside the liquid। That is water, and a part lies outside the liquid। तो आपको दिख भी रहा है, बी जो है इसका मेजोरिटी कहां पे, अंदर है, और छोटा सा पार्ट जो है वो कहां पे है, बाहर है। अब जो मेजोरिटी पार्ट ऑफ अंदर है वहां पे क्या होगा, कोहेसिव फोर्स इसको अट्रैक्ट करेगा, और जो ऊपर का पार्ट है जो आउटसाइड है उसके ऊपर क्या एक्ट करेगा, एयर एक्ट करेगा। अब क्योंकि ज्यादातर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अंदर है तो कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, नीचे की तरफ खींचेगा, इसलिए इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, डाउनवर्ड। तो देखो मैं लिखता हूं, इट इज एक्टेड अपॉन by the cohesive force
इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है कोहेसिव फोर्स? इट इज ड्यू टू वाटर मॉलिक्यूल। सही है। एंड ऑल्सो बाय द एडिसिव फोर्स, इसके ऊपर एडिसिव फोर्स भी एक्ट हो रहा है ना, इन अपवर्ड डायरेक्शन। किसकी वजह से? एयर मॉलिक्यूल की वजह से, ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल। तो देखो यहां पे एयर मॉलिक्यूल्स है और यहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो वाटर की वजह से कोहेसिव फोर्स होगा, क्योंकि ये खुद एक वाटर है, सेम मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव होता है, और ऊपर एयर है तो अलग हो गया, तो अलग के लिए क्या है? एडिसिव फोर्स है। तो इसके ऊपर दोनों फोर्स एक्ट हो रहा है, लेकिन क्योंकि वाटर ज्यादा है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ज्यादातर नीचे आ रहा है ना, तो वाटर ज्यादा है, इसलिए इसके ऊपर क्या होगा? डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा होगा। देयरफॉर resultant force acting on molecule B is downward। ठीक है, तो मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल बी के बारे में बात होगी, अब मॉलिक्यूल सी के बारे में हम बात करेंगे। तो मैं फिर से बता देता हूँ, मॉलिक्यूल ए के बारे में मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि पूरे वेसल में हमने क्या लिया है? वाटर लिया है, सब जगह वाटर के मॉलिक्यूल्स है, बट हम तीन कंडीशन की बात करेंगे। सबसे पहला मॉलिक्यूल ए जो वेल इनसाइड द लिक्विड है। ठीक है, अब मॉलिक्यूल ए की बात करूं तो वेल इनसाइड द लिक्विड है, इसका पूरा का पूरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस लिक्विड के अंदर है। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो है सब बाजू से अट्रैक्ट होगा कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्यों? क्योंकि खुद वाटर मॉलिक्यूल और आजू बाजू में वाटर मॉलिक्यूल्स ही है जो इसको अट्रैक्ट करेंगे। सो इट इज अट्रैक्टेड बाय कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब सब बाजू से इक्वल वाटर मॉलिक्यूल से फोर्स अट्रैक्ट करेगा इसको, तो इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल ए इज जीरो। अब मॉलिक्यूल बी की बात करते हैं। मॉलिक्यूल बी जो है लिक्विड सरफेस से थोड़ा सा नीचे है। अब थोड़ा सा नीचे होने की वजह से इसका मेजॉरिटी ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अंदर है लिक्विड के, और थोड़ा सा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहां पे है? बाहर है। ठीक है, तो अब क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अंदर है, तो इट इज एक्टेड अपॉन बाय कोहेसिव फोर्स। अंदर क्या है? वाटर मॉलिक्यूल, और ये भी खुद मॉलिक्यूल वाटर का ही है, तो वाटर वाटर सेम मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव फोर्स होता है, बराबर है। सो इट इज एक्टेड अपॉन बाय कोहेसिव फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। नीचे की तरफ सब खींचेंगे उसको, क्योंकि ऊपर वाटर मॉलिक्यूल ही नहीं, कोहेसिव होगा ही नहीं। ठीक है, ऊपर क्या है? एयर के मॉलिक्यूल है, तो एयर मॉलिक्यूल का मतलब वाटर और एयर अलग अलग सब्सटेंसेस हो गए, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो एडिसिव फोर्स है। तो इसलिए एयर की वजह से क्या डेवलप होगा? एडिसिव फोर्स डेवलप होगा, जो क्या करेगा? उसको ऊपर की तरफ खींचेगा। लेकिन क्योंकि ज्यादातर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अंदर है, इसलिए कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एडिसिव फोर्स, और वो क्या होगा? डाउनवर्ड एक्ट होगा। देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल बी इज डाउनवर्ड। सही है। अब मॉलिक्यूल सी की बात करते हैं। मॉलिक्यूल सी कहां पे है बच्चे लोग? सरफेस पे है। ठीक है, सो हियर आई एम राइटिंग अबाउट मॉलिक्यूल सी। मॉलिक्यूल सी। अब मॉलिक्यूल सी की बात करेंगे तो सरफेस पे, सरफेस पे होने की वजह से आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अंदर है, आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहां पे है? बाहर है। ठीक है, तो यहां पे हम बात करते हैं, इट इज ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। मॉलिक्यूल सी कहां पे है? सरफेस ऑफ द लिक्विड पे, जिसकी वजह से क्या होगा? इट्स half of the sphere of influence lies inside the liquid and half of the sphere of influence lies outside the liquid। ठीक है, तो अब आधा अंदर है, आधा बाहर है, तो अंदर की तरफ कौन है? वाटर मॉलिक्यूल, तो अंदर की तरफ कोहेसिव फोर्स है। ऊपर की तरफ कौन है? एयर मॉलिक्यूल। अब क्योंकि एयर मॉलिक्यूल लाइटर होते हैं तो ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल,
ठीक है, इसलिए इसके ऊपर भी रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा होता है. सो इट इज एक्टेड अपॉन बाय कोहेसिव फोर्स again in downward direction and adhesive force in upward direction. ठीक है, कोहेसिव फोर्स नीचे की तरफ एक्ट होगा और एडहेसिव फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट होगा. कोहेसिव फोर्स क्यों नीचे की तरफ? क्योंकि वो मॉलिक्यूल सी जो है वाटर का है और नीचे वाटर मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल जैसे मैंने बोला था कोहेसिव होता है. ये मॉलिक्यूल वाटर का है और ऊपर एयर है, तो अपोजिट अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल, मतलब क्या है? एडहेसिव फोर्स. ठीक है, दोनों एक्ट होगा. लेकिन जैसे कि मैंने बोला एयर जो होते हैं वो लाइट होते हैं एज कंपेयर टू वाटर, इसलिए एडहेसिव फोर्स कम होगा और कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा. सिंस air is light in density as compared to water, therefore cohesive force is more. cohesive force क्या होगा? more होगा. और मैं बोल सकता हूं therefore resultant force acting on molecule C is downward. C के ऊपर भी क्या होगा? डाउनवर्ड होगा. अब इससे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस पे C की तरह. C कहां पे था? सरफेस पे था. इससे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे C पे, सरफेस पे, ठीक है, C की तरह, जिनके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स होगा. अब सबके सब मॉलिक्यूल्स के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स होगा तो सबके सब ने कहा जाना चाहिए? नीचे जाना चाहिए. अब अगर सबके सब नीचे जाएंगे बच्चे लोग तो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से सरफेस पे मॉलिक्यूल कम होने की वजह से सरफेस पे क्या आ जाएगा? एक टेंशन डेवलप हो जाएगा. और सरफेस कैसे बिहेव करेगा? सरफेस बिहेव करेगा एक स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह. ठीक है, इसी टेंशन को, सर मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे सरफेस पे तो टेंशन आ जाएगा और बिहेव करेगा स्ट्रेच इलास्टिक मेंबर की तरह. इसी टेंशन को जो सरफेस पे डेवलप होता है उसको बोला जाता है सरफेस टेंशन. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. मैंने 3 मॉलिक्यूल्स लिए थे, मॉलिक्यूल ए बी सी. मॉलिक्यूल ए बोला पूरा का पूरा अंदर है. ठीक है, पूरा का पूरा अंदर बोलने के बाद क्या बोला? उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी पूरा अंदर होगा, तो उसके ऊपर क्या होगा? सब बाजू से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होगा सब डायरेक्शन से, इसलिए उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? 0 होगा. फिर मैंने मॉलिक्यूल बी की बात की. मॉलिक्यूल बी की बात की, इट इज जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस. जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस होने की वजह से मेजॉरिटी ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस लाइज इनसाइड, अ स्मॉल पार्ट विल लाई आउटसाइड. जो इनसाइड पार्ट है उसकी वजह से क्या होगा? इसके ऊपर कोहेसिव फोर्स एक्ट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन. और जो ऊपर का पार्ट है, ठीक है, जो आउटसाइड है उस पे एयर है तो उसको क्या होगा? एडहेसिव फोर्स एक्ट होगा ड्यू टू एयर इन अपवर्ड डायरेक्शन. क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस नीचे की तरफ है बी में, इसलिए इसके ऊपर क्या होगा? डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा होगा रिजल्टेंट. ठीक है, सी की बात करूं तो सरफेस पे है, आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अंदर, आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बाहर, इसलिए अंदर की तरफ कोहेसिव फोर्स एक्ट होगा, बाहर की तरफ एडहेसिव फोर्स एक्ट होगा. कोहेसिव क्यों? वाटर का मॉलिक्यूल है सी और नीचे की तरफ आधे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में वाटर है, सेम मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स कोहेसिव. ऊपर एडहेसिव क्यों? वाटर है और ऊपर एयर है, अलग अलग सब्सटेंस, इसलिए एडहेसिव. अब दोनों इक्वली है, आधा आधा है, लेकिन क्योंकि एयर की डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, इसलिए कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एडहेसिव फोर्स. तो जो मॉलिक्यूल सी है उसके ऊपर भी दोनों फोर्सेज है, लेकिन कोहेसिव फोर्स ज्यादा है क्योंकि एयर की डेंसिटी क्या है? कम है. ठीक है, इसलिए सी के ऊपर भी क्या होगा? रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स होगा. तो ये सी की बात करूं या सी क्या था? सरफेस पे मॉलिक्यूल था ना, तो मैं सी की बात करूं या सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनकी बात करूं, सब तो एक ही होगा. ठीक है, सो ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम डाउनवर्ड फोर्स एंड बिकॉज ऑफ दिस दे शुड गेट पुल इनसाइड द लिक्विड. अब जब वो अंदर की तरफ खींचे जाएंगे तो सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे.
जब सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे तो सरफेस पे क्या एक्ट होगा, टेंशन एक्ट होगा। सरफेस कैसा बिहेव करेगा, स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव होगा। तो उसके ऊपर जो टेंशन एक्ट हो रहा है उसी टेंशन को क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। ठीक है, आई समझ में बात। तो मैं आगे का लिखता हूं। देखो मॉलिक्यूल सी जैसा मैंने बोला मैक्सिमम डाउनवर्ड होगा, लेकिन मॉलिक्यूल सी क्या है भाई, सरफेस का मॉलिक्यूल है। तो सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है सरफेस के क्या होंगे, मैक्सिमम डाउनवर्ड पुल एक्सपीरियंस करेंगे। देयरफॉर every molecule on the free surface will experience a pull from inside। जितने भी मॉलिक्यूलर सरफेस के ऊपर उनके ऊपर मैक्सिमम डाउनवर्ड है, इसलिए वो उनके ऊपर क्या एक्ट होगा, पुल एक्ट होगा। जैसे ए के ऊपर रिजल्ट मैक्सिमम डाउनवर्ड है तो वो नीचे जाना चाहिए, मतलब नीचे से उसको खींचा, पुल किया। तो ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल होंगे सरफेस पे सबके ऊपर नीचे से फोर्स एक्ट होगी, तो सबके सब के ऊपर नीचे का पुल फोर्स एक्ट होगा। तो नीचे का पुल फोर्स एक्ट होगा तो सबके सब नीचे खींचे जाएंगे, इसलिए सरफेस पे मॉलिक्यूल क्या होगा, कम होगा। हेंस द मॉलिक्यूल on the surface of liquid will be less। ठीक है, मॉलिक्यूल जो होगा सरफेस पे क्या हो जाएगा, कम होगा। एंड सरफेस विल बी अंडर टेंशन। सरफेस पे क्या होगा, टेंशन होगा। The surface will behave like a stretched elastic membrane। This phenomena, ये जो पूरा फिनोमिना है, is called as surface tension। इस फिनोमिना को सरफेस टेंशन बोलते हैं बच्चों ने। मैं फिर से यहां से रिपीट करता हूं, मॉलिक्यूल सी जो है उसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है, ये तो मैंने समझा दिया। तो मॉलिक्यूल सी मतलब क्या, सरफेस का मॉलिक्यूल। तो ऐसे जितने भी सरफेस के मॉलिक्यूल रहेंगे सबके ऊपर मैक्सिमम डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगा। तो सरफेस के सारे मॉलिक्यूल्स को क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होने की वजह से दे विल गेट अ पुल फ्रॉम इनसाइड। सबको अंदर से खींचा जाएगा, ऊपर से, ऊपर के मॉलिक्यूल्स को अंदर से खींचा जाएगा। तो जब सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को पुल फोर्स एक्सपीरियंस होगा तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है पुल की वजह से अंदर चले जाएंगे, तो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स कम रह जाएंगे। ठीक है, तो जब सरफेस पे मॉलिक्यूल कम रह जाएंगे तो सरफेस क्या आ जाएगा, टेंशन में आ जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर टेंशन एक्ट हो जाएगा अगर मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे तो जो सरफेस है वो कैसे बिहेव करेगा, इट विल बिहेव लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। और फिर ये जो फिनोमिना है इसको क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। सो दैट इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। तीन मॉलिक्यूल लो, मॉलिक्यूल ए में क्या हो रहा है, बी में क्या हो रहा है, सी में क्या हो रहा है, और फिर कंक्लूजन पार्ट। अब ये तो फिनोमिना बता दिया मैंने, लेकिन अगर किसी ने बोला सरफेस टेंशन डिफाइन करो, अच्छा सरफेस टेंशन ये भी पता चल गया कि सरफेस पे जो लिक्विड है उसको ऊपर फोर्स एक्ट होता है डाउनवर्ड पुल की वजह से, तो उसको सरफेस टेंशन बोलते हैं, बराबर है। लेकिन इस डायरेक्शन क्या होती है सरफेस टेंशन की, द सरफेस टेंशन always acts tangential to the free surface of liquid। ये हमेशा जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड होता है उस पर टेंजेंशियल एक्ट होता है। तो अगर मेरे को अब डिफाइन करना है सरफेस टेंशन फिनोमिना, तो सरफेस टेंशन डिफाइन कैसे करेंगे, सरफेस टेंशन डिफाइन करने के लिए मैं लिखता हूं
It is defined as the tangential force acting on free surface of liquid per unit लेंथ। मतलब जो सरफेस टेंशन है T से रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज F अपॉन L। टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन फ्री सरफेस पर यूनिट लेंथ। इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर। सो T इज इक्वल टू F अपॉन L। What will be its dimension? अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन को मैं चाहिए तो और रिड्यूस कर सकता हूं, न्यूटन है ना, न्यूटन पर मीटर कुड बी रिटन एज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर। मीटर मीटर कट जाएगा, केजी पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन बनता है L0 m1 t माइनस 2। तो ये है बच्चा लोग सरफेस टेंशन का डेफिनेशन। डेफिनेशन पूछा तो ये, और ये जो हमने पढ़ा ये क्या था? मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सरफेस एनर्जी। नेक्स्ट इज सरफेस एनर्जी। तो अभी जो हमने देखा बच्चा लोग, हमको क्या पता चल गया? तीन मॉलिक्यूल्स देखे थे सरफेस टेंशन फिनोमेना में। तो जो मॉलिक्यूल अंदर होता है ए, इनसाइड द लिक्विड था, उसके अंदर क्या था? ज्यादा कोहेसिव फोर्स था सब बाजू से, क्योंकि पूरा का पूरा अंदर था, उसको कुछ एयर था ही नहीं जो एडिसिव की तरह उसको अट्रैक्ट करे। वेल इनसाइड द लिक्विड था, तो पूरा का पूरा क्या था? कोहेसिव फोर्स था। तो जो मॉलिक्यूल अंदर है उसके ऊपर ज्यादा कोहेसिव फोर्स है एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल बी और सी। ठीक है, तो अगर उसको अंदर से मेरे को सरफेस पे लाना है मॉलिक्यूल ए को, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन करके जब मैं उसको ऊपर लेके आ जाऊंगा, वर्क डन इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी है तो वर्क डन करेंगे ना। तो जब मैं उसको लेके आ जाऊंगा, तो जब वो सरफेस पे आ जाएगा, तो डेफिनेटली वर्क डन करके जब वो सरफेस पे आ जाएगा, तो उसके पास क्या होगी? इट विल पोजेस एक्स्ट्रा एनर्जी। ठीक है, तो ये जो एनर्जी जो होता है सरफेस पे आने के बाद उनके अंदर जो होती है, उसको क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी मैं समझाने की कोशिश करता हूं अपने को। जैसे कि हमने देखा जो मॉलिक्यूल अंदर था, है ना, एज वी सीन द मॉलिक्यूल ए was well inside the liquid and possess more cohesive force as compared to molecule B and C। सीधी सी बात है, ए जो था पूरा का पूरा अंदर था, पूरा का पूरा अंदर होने की वजह से उसका सब बाजू से क्या था? वाटर के मॉलिक्यूल थे, तो उसके ऊपर सिर्फ कोहेसिव फोर्स एक्ट हो रहा था। ठीक है, तो मैक्सिमम कोहेसिव फोर्स। बी की बात करूं, सरफेस के जस्ट नीचे था, तो ऊपर क्या था? एयर का थोड़ा सा पार्ट था, तो वहां पे एडिसिव फोर्स था। सी आधा सरफेस पे, एग्जैक्ट सरफेस पे था, तो आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अंदर, आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बाहर, तो आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में एयर था, तो वहां पे एडिसिव फोर्स।
तो बी और सी में एडिसिव फोर्स थे, लेकिन ए में किधर भी एडिसिव फोर्स नहीं था, पूरा का पूरा क्या था, कोहेसिव फोर्स था। तो एज वी सीन द मॉलिक्यूल ए वाज वेल इनसाइड द लिक्विड एंड पोजेस मोर कोहेसिव फोर्स एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल बी एंड सी। अब इसके अंदर बहुत सारा कोहेसिव फोर्स है, अंदर है। अब इसको ऊपर लाना है, मुझे सरफेस पे लाना है, अंदर से सरफेस पे लाना है। तो अंदर से सरफेस पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू डू वर्क। सो टू bring the molecules to the free surface from inside the liquid, external work is required. This work is stored in the form of potential called as surface energy. इस वर्क डन को क्या बोला जाता है, पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर होता है, इसको क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। ये काय का वर्क डन है, मॉलिक्यूल को अंदर से सरफेस के लाने के लिए, ठीक है। उसको क्या, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी बोलते हैं। वर्क डन करना पड़ता है और वर्क पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर होता है, जिसको सरफेस एनर्जी बोलते हैं। तो नीचे से ऊपर लाने के लिए बोला ना, तो ऑब्वियसली मतलब जो भी ऊपर रहेगा उसके पास क्या रहेगा, कुछ ना कुछ एडिशनल एनर्जी रहेगा। देयरफॉर, और आई विल से क्लियरली, द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड possess extra energy called as सरफेस एनर्जी। तो मॉलिक्यूल जो सरफेस पे होते हैं उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है और इसी को क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी बोलते हैं। लेकिन आपको पता है बच्चे लोग, हर सिस्टम क्या अटेन करने की कोशिश करता है, हर सिस्टम अपने आप के लिए स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन करने की कोशिश करता है। हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है और स्टेबिलिटी के लिए एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। तो एज एवरी सिस्टम tries to attain stability, or I will use a word equilibrium, its potential energy decreases। हर सिस्टम अपने लिए क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है या इक्विलिब्रियम चाहता है। और ये स्टेबिलिटी या इक्विलिब्रियम कैसे मिलेगी, जब एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो एनर्जी कम करने के लिए ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सरफेस पे मॉलिक्यूल है, उनके पास ज्यादा एनर्जी है ना, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो मॉलिक्यूल जो है अपना जो साइज है वो रिड्यूस करते हैं। जितना साइज रिड्यूस करेंगे सरफेस कम हो जाएगा और सरफेस एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। So as every system tries to attain stability or equilibrium, its potential energy decreases by decreasing the size of the surface molecule। जो सरफेस मॉलिक्यूल है बच्चा लोग, उसकी साइज क्या होती है, डिक्रीज की जाती है। तो ये है सरफेस एनर्जी, ठीक है। मैं फिर से समझाता हूं सरफेस एनर्जी क्या है। जैसे कि हमने सरफेस टेंशन फिनोमिना देखा, 3 मॉलिक्यूल देखे थे, ए, बी और सी। हमने देखा मॉलिक्यूल ए पूरा का पूरा अंदर है, ठीक है, सब बाजू से पानी से घिरा हुआ है, तो उसके ऊपर सिर्फ क्या हो रहा है, मैक्सिमम कोहेसिव फोर्स आ रहा है। अनलाइक बी एंड सी, बी का थोड़ा सा पार्ट बाहर था तो उसमें एयर का इन्फ्लुएंस था, सी आधा सरफेस पे था आधा बाहर था तो उसमें भी एयर था, तो एयर की वजह से वहां पे क्या आ रहा था, एडिसिव फोर्स आ रहा था, सही है। लेकिन ए में एडिसिव फोर्स नहीं आता है, ए पूरा का पूरा अंदर है, सब बाजू से वाटर सेम मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, इसलिए उसके पास क्या है, कोहेसिव फोर्स। तो ए के पास पूरा का पूरा कोहेसिव फोर्स है एज कंपेयर टू बी एंड सी, और वो अंदर है। अब उसको अगर मेरे को ऊपर लाना है, अंदर से ऊपर लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो एक्सटर्नल वर्क डन है ये किसके फॉर्म में स्टोर होता है, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एंड दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी, ठीक है। क्लियरली अगर मैं बात करूं
जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होते हैं उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, क्योंकि नीचे से ऊपर आए वर्क डन करके, तो एनर्जी एक्स्ट्रा होगी और उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी बोलते हैं। तो सरफेस एनर्जी जो है मॉलिक्यूल जो सरफेस पे उसके पास है, ठीक है। अब हर कोई चाहता है कि वो स्टेबल हो, इक्विलिब्रियम अटेन करे। तो जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, सरफेस एनर्जी है, लेकिन वो भी क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे, अपनी एनर्जी दे देंगे। तो अपनी एनर्जी कम करेंगे तब जाके स्टेबल बनेंगे, इक्विलिब्रियम बनेंगे। तो स्टेबल होने के लिए अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी उनको। तो वो कैसे देंगे, अपनी साइज को छोटी करके, ठीक है। सो एज एवरी सिस्टम ट्राइज टू अटेन स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम, इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस बाय डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट सरफेस एनर्जी। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। Next is relation between surface tension and सरफेस एनर्जी, इनके बीच का रिलेशन निकालना है हमको, ठीक है। तो इसके लिए मैं पहले डायग्राम बना देता हूं, फिर समझाता हूं आपको। तो ये डायग्राम बना दिया मैंने, ये है क्या मैं समझाता हूं, यहां पे लिखता हूं। कंसीडर अ रेक्टेंगुलर फ्रेम P dash S S dash, P dash S S dash, ठीक है। having a movable आर्म QR, ये मूवेबल आर्म है QR ऑफ लेंथ L, इसकी लेंथ क्या है L, ठीक है। तो ये मैंने क्या ले लिया, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ले लिया P डैश S S डैश, जिसके पास एक मूवेबल आर्म है QR, जिसकी लेंथ कितनी है बच्चा लोग, L है। अब मैं इस रेक्टेंगुलर फ्रेम को सोप सॉल्यूशन के अंदर डिप करूंगा। तो सोप सॉल्यूशन के अंदर डिप करूंगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये जो पूरा का पूरा है PQRS, इसके ऊपर सोप की फिल्म आ जाएगी, ऊपर की तरफ से भी और नीचे की तरफ से भी, ठीक है। तो मैं वो लिखता हूं, डीप दिस फ्रेम into the soap bubble solution such that it forms the soap film, ये सोप फिल्म डेवलप करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब सोप फिल्म डेवलप किया तो सोप फिल्म का टेंडेंसी क्या है, सोप फिल्म का टेंडेंसी है, सोप है तो जो सरफेस होता है, ये सरफेस है ना चारों वजह से, तो सरफेस पे उसमें क्या रहेगा, लिक्विड का फिल्म ले लो या सोप का फिल्म ले लो, उस पे क्या रहेगा, सरफेस एनर्जी ज्यादा रहेगा। सरफेस एनर्जी ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए वो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए वो जो है सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगा। तो सरफेस टेंशन रिड्यूस करने के लिए अब सब जगह पे सरफेस है और सब जगह पे सरफेस टेंशन है, तो सब क्या करेगा, अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ये जो फिल्म है
flame will try to move inside due to the surface tension. ठीक है, this soap flame will try to move inward due to surface tension. ठीक है, तो QR भी अंदर जाने की कोशिश करेगा, है ना। अब सरफेस टेंशन की वजह से अंदर जाने की कोशिश करेगा, और उस फोर्स को, जिस फोर्स से वो अंदर जाने की कोशिश करेगा, उसको हम लिख सकते हैं द फोर्स with which it moves inward is given by, कैसे दिया जाएगा, फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू, ठीक है, सरफेस टेंशन T इनटू लेंथ ना, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है सिंस सरफेस टेंशन इज फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स क्या हो जाएगा T इंटू एल। बट यहां पे याद रखना, ये जो लेंथ है ना, ये ट्वाइस हो जाएगा। क्यों ट्वाइस? हियर लेंथ इज 12 since film is formed on both side of the frame. जो फ्रेम है ना बच्चे लोग, फ्रेम के ऊपर की तरफ भी सोप फिल्म होगा, नीचे की तरफ भी सोप फिल्म होगा, इसलिए जो फोर्स है वो T इज इक्वल टू एफ अपॉन एल है। यहां से F इज इक्वल टू टी इंटू एल होगा, ये आपको दिख रहा है, F इज इक्वल टू टी इंटू एल, लेकिन मैंने यहाँ पे 12 लिया है। 12 इसलिए लिया है क्योंकि दोनों तरफ फिल्म फॉर्म होगी, ठीक है। तो इस फोर्स से ये क्या करेगा, अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अब मान लो if I apply a force equal in magnitude and opposite in direction such that I move QR to Q dash R dash. So imagine if a force F dash is applied equal in magnitude to F and opposite in direction. अगर मैं एक F डैश फोर्स अप्लाई करूं इसको, जो क्या है F को इक्वल है मैग्नीट्यूड में लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो फिर ये जो QR है ये कहां चला जाएगा, देन द आर्म QR will move to Q dash R dash, ठीक है, by distance dx। तो ये जो QR है ये कहां चला जाएगा, Q डैश R डैश पे चला जाएगा, और कितना डिस्टेंस से मूव होगा, dx पे होगा। तो ये करने के लिए टू मूव दिस व्हाट वी विल डू, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू डू एक्सटर्नल वर्क, सो दिस रिक्वायर्स external work done given by, एक्सटर्नल वर्क डन dw होता है बच्चे लोग, कैसा दिया जाता है, वर्क डन दिया जाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका, QR से Q डैश R डैश, दैट इज dx, और फोर्स कौन सी है, F डैश, सही है। तो F जो है हमने बोला F डैश जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है ना, F डैश इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू F, तो जो F है वही F डैश है, दैट इज T इंटू 12, और साथ में क्या है, dx है। तो dw इज इक्वल टू T इंटू 12 इंटू dx। नाउ हियर ये जो है ना 12 इंटू dx इज नथिंग बट dA, दैट इज सरफेस एरिया, therefore dw will become T into dA। तो ये वर्क डन का इक्वेशन हो गया, और यही जो वर्क है ये किसके फॉर्म में स्टोर होता है बच्चा लोग, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल called as
सरफेस एनर्जी। इसी वर्क डन को किसके फॉर्म में स्टोर किया जा रहा है? पोटेंशियल के फॉर्म में, जिसको क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी। तो ये वर्क डन ही क्या हो गया? सरफेस एनर्जी हो गया। देखो सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू T इंटू dA। ठीक है, अगर यहां से सरफेस टेंशन चाहिए तो dA यहां पे आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो सरफेस टेंशन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज सरफेस एनर्जी अपॉन dA, दैट इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। फॉर सरफेस टेंशन is surface energy per unit area। ठीक है, तो ये है बच्चों लोग रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। बहुत सिंपल है, फिर से मैं रिपीट करता हूं। मैंने बोला हम फ्रेम ले रहे हैं, पहले P डैश S S डैश। ठीक है, रेक्टेंगुलर फ्रेम है जिसके पास क्या है? मूवेबल आर्म है जिसको QR बोल दिया, जिसकी लेंथ क्या है? L। अब हम बोल रहे हैं इस फ्रेम को हम डीप कर रहे हैं सोप सॉल्यूशन में। जब सोप सॉल्यूशन में डीप करेंगे तो क्या होगा? सोप फिल्म डेवलप होगी उसके ऊपर, इस पोर्शन में, ऊपर से भी और नीचे से भी। ठीक है, अब ये जो सोप फिल्म है, सरफेस टेंशन होगा सोप फिल्म का, और सरफेस टेंशन सरफेस पे क्या होता है? टेंशन में होता है, इसलिए वो क्या होता है? अंदर की तरफ जाता है। ये हमने देखा, जो सरफेस पे है उसके ऊपर टेंशन होता है, वो अंदर की तरफ जाता है। सरफेस टेंशन फिनोमिना में देखा था, मॉलिक्यूल सी की बात करेंगे तो यहाँ पे सरफेस सब जगह पे है, तो ये सब जो है अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, विद फोर्स F। और वो फोर्स कैसे दिया जाएगा? सरफेस टेंशन इज F अपॉन L, दैट विल बी T इंटू L। बस यहाँ पे L के जगह पे 12 लिया, लेंथ इज 12। क्यों? क्योंकि फिल्म जो है ऊपर भी बनेगी नीचे भी बनेगी, तो L प्लस L 12 बनेगा। ठीक है, तो ये इस फोर्स के साथ अंदर जाने की कोशिश करेगा। अब मान लो, इमेजिन करो ये जब अंदर जा रहा था तो इसको रोकने के लिए मैंने एक F डैश फोर्स अप्लाई किया, सो दैट F डैश जो है ना उसका मैग्नीट्यूड सेम है एज F, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो QR आर्म था जो अंदर जाने वाला था, कहां चला जाएगा? आगे चला जाएगा Q डैश R डैश पे बाय डिस्टेंस dx। और इसको मूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। और ये वर्क डन कैसे दिया रहता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो F डैश जो है F को इक्वल है ना, तो वही वैल्यू डाल दी, और dx। तो यहाँ पे 2 लेंथ इंटू dx जो है ना, ये क्या है? मेरा सरफेस एरिया। तो dw इज इक्वल टू T इंटू डी। ये जो वर्क डन है ये स्टोर किया रहता है पोटेंशियल के फॉर्म में, जिसको क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी क्या हो गया? T इंटू डी। अब यहां से अगर T चाहिए सरफेस टेंशन, तो ये dA उधर जाएगा, दैट इज सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया। सो सरफेस टेंशन इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो ये क्या बन गया बच्चा लोग? रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। ठीक है,